देखिए, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मोनो एटॉमिक एटम जो है उनके लिए स्पेसिफिक हीट है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी एटम जो है या फिर कोई भी गैस है उसके पास में स्पेसिफिक हीट जो होती है वो दो टाइप की होती है, या तो कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट। ये दो टाइप की उसके पास स्पेसिफिक हीट हो सकती है और उसके फॉर्मूले भी बता दिए थे। अब देखो, अब आज की क्लास में क्या करेंगे, उसी की तरह आगे की तरफ बढ़ते हुए इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विपरमाणविक गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो, द्विपरमाणविक गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होगी उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो कि नॉर्मली अगर आप देखोगे थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो देखो अगर कोई भी दो परमाणु है, कोई एक अणु है जिसमें मान लो दो अणु है, तो दो परमाणु है, तो वो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ, तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो उस कंडीशन से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो फ्रीली क्या है, तीनों ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब इसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी होगी, 3 होगी। अब उसके बाद में रोटेशन का देखोगे तो या तो ये इस तरफ ऐसे घूम सकता है, ठीक है, या फिर ये इस डायरेक्शन से इस तरीके से इस तरफ, मतलब वो दो तरीके से रोटेशन कर सकता है, या तो इस तरीके से घूम के इस तरीके से रोटेशन कर सकता है, या फिर ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रोटेशन की इसके पास में कितनी फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दूसरी, उसके बाद तीसरी चीज वाइब्रेशन। अब देखो वाइब्रेशन में क्या है, ये या तो इस तरीके से अंदर की तरफ यहां से यहां तक, या तो ऐसे ऐसे, ये दोनों एटम ऐसे ऐसे ऑसिलेट वाइब्रेशन कर सकते हैं, या फिर ये वाइब्रेशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, अप और डाउन की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखो इसके पास में टोटली आप देखो वाइब्रेशन के लिए भी क्या होगी, दो टाइप की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटली जब टू डायमेंशनल के अंदर या टू एटॉमिक के अंदर आप जाते हो तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जाते हो, तो उसमें लगभग आप नॉर्मली मान के चलोगे तो किसी गैस के पास में क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 7 टाइप की डिग्री, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है ना। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस गैस को दिए गए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर किस टाइप का है उसी टाइप से उसके पास में क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के साथ साथ में कोई भी डाई एटॉमिक गैस जो होती है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उसका मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है, जिससे उस मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप देखो, तो जो द्वि एटॉमिक डाई एटॉमिक गैसेज जो होती है उसमें नॉर्मली आप देखोगे ना, तो उसके अणुओं के अंदर क्या है, 3 प्रकार की जो है वो गति होती है। कौन सी, स्थानांतरण गति, स्थानांतरण गति, दूसरी आपके पास में क्या होगी, घूर्णन गति, और तीसरी आपके पास में क्या हो सकती है, दोलन या फिर इसकी कंपन गति हो सकती है, ठीक है ना। इन 3 टाइप की उसके पास में इत्यादि उसके पास में गतियां हो सकती है किसी डाई एटॉमिक क्या होती है, ठीक है। तो जब इसके पास 3 प्रकार की गतियां है, तो फ्री स्टेट में, फ्री अवस्था में, मुक्त मतलब स्टेबल तो है नहीं, मतलब स्थिति किसी फिक्स पोजीशन नहीं है, मतलब स्थिर अवस्था में तो है नहीं, गति कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। और 3 प्रकार की गतियां है, तो टोटल एनर्जी जो भी होगी उस गैस की वो इन तीनों एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से हम ई जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, ई टोटल जो है ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशन प्लस ई वाइब्रेशन, इन तीनों के बराबर इसकी क्या होगी, एनर्जी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि मैंने ये आपको 3 तरीके तो बता दिए, इसमें वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होगा, लेकिन अगर मान लो कि फॉर्मूला इसका किस तरीके से बनेगा, वो देखो फॉर्मूला इसका इस तरीके से बनेगा। मान लो कि कोई भी गैस है, उसके अणु क्या करे, किसी टेम्परेचर टी के ऊपर क्या कर रहे हैं, गतिशील अवस्था में हो, या किसी टेम्परेचर टी के ऊपर अगर मान लो कि कोई भी गैस जो है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे प्रदर्शित करें, एफ से प्रदर्शित करें।
तो उस कंडीशन में जो इसकी एनर्जी ई जो होगी ना उसको आप किस तरीके से लिखोगे, F1/2 kT के रूप में लिखते हैं। टोटल F1/2 n kT के रूप में आप क्या लिख सकते हो, पूरी गैस की एनर्जी को लिख सकते हो। 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखोगे टोटल एनर्जी तो वो F/2 kT के रूप में लिखी जाएगी। ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी लिख सकते हो, अदरवाइज टोटल एनर्जी कभी भी नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ई किसके बराबर होगी, F/2 kT किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, और पूरी गैस के लिए या के अंदर जितने भी एटम्स है उन सबके लिए आप अगर टोटल एनर्जी लिखना चाहोगे तो ई बराबर क्या लिखा जाएगा, F(n(kT)/2 के रूप में लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पूरे मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी और एटम के लिए एनर्जी के बारे में पता है, तो उस कंडीशन में इन पूरे मॉलिक्यूल या पूरी गैस के लिए आप विशिष्ट ऊष्मा को लिखना चाहोगे तो उस विशिष्ट ऊष्मा का भी क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, CV del E बार अपॉन del E अपॉन del T। आपके पास में अगर टोटल एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है, तो दोनों के लिए भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। del E अपॉन del T, तो क्या मान आएगा यहाँ पर, F/2 n के बराबर F/2 R के बराबर आ गया। इसी तरीके से आप किसका मान लिखो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसका मान लिखोगे तो डेल, छोड़ दो इसको, Cp प्लस इसको R कर, Cv प्लस R करोगे तो F/2R प्लस R बराबर F+2/R के रूप में इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब देखो इसके आगे, तो इसके आगे आप देखोगे तो देखो आपके पास दो टाइप की एनर्जी के बारे में आपको पता चल गया। कुल मिला के डिपेंडेंसी पूरी की पूरी किसकी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो अगर आप गामा का मान लिखना चाहोगे, दोनों ही हीट्स का आप क्या लिखना चाहोगे, रेशियो लिखोगे तो वो क्या होगा, F/2 + 1/F, यहाँ पर वैल्यू F+2/F, ये क्या आएगा आपके गामा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि कोई भी आपके पास में गैस है, ठीक है, उस गैस की आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर क्या है, 5। इस 5 में मान लो कि 3 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाए, 2 है वो वाइब्रेशन की हो जाए, या फिर आप कह सकते हो रोटेशन की हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो C या जो ये गामा जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, 1.4 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखोगे, और देखो एक के लिए तो हमने गामा निकाल लिया था, मतलब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर 3 होती है तो उस कंडीशन में हमने गामा जो निकाला था तो 5/3 इक्वल्स टू क्या आया था, 1.67 आया था। ये जो होता है वो 7/5 होता है। इसी तरीके से एक गैस ऐसी हो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो, मतलब उसके पास रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों टाइप की अगर गति है, तो उसकी जो गामा जो होगा उसका मान क्या हो जाएगा आपके 9/7, और ये मान जो होगा वो किसके 1.22, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके 3 अलग अलग टाइप की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसके आधार के ऊपर ये ग्राफ है, मतलब ये वैल्यूज है। अब देखो कि कोई भी गैस है उसकी विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर के साथ में कैसे बढ़ती या घटती है, उसके लिए एक प्रायोगिक या प्रैक्टिकली रूप से एक ग्राफ दिया गया था, और वो जो प्रैक्टिकली जो ग्राफ बनाया गया था वो H2 गैस के लिए बनाया गया था, और उस H2 गैस के अंदर जो इसकी स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ में कैसे बढ़ती या कैसे घटती है, उससे रिलेटेड जो है उसके मेनली जो 5 पॉइंट है वो भी बताएगी, तो उसके बारे में पढ़ लेते। तो देखो इसे फिर स्पेसिफिक हीट और किसके बीच में ग्राफ, देखो ये ग्राफ जो बनाया गया था ना ये ओनली फॉर ओनली कैसे वॉल्यूम के लिए था, कैसे गैस के लिए था, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कोई भी मान लो कि आपके पास में क्या है
एक H2 गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। उस फिक्स वॉल्यूम की जो H2 गैस है उसके लिए किसी टेम्परेचर के अंदर जो परिवर्तन करते हुए स्पेसिफिक हीट के लिए ग्राफ बनाया गया था। वो ग्राफ किस टाइप के था, इस तरीके का ग्राफ था। तो आपको मालूम है कि कोई भी अगर गैस है जो डाई एटॉमिक गैस है, उस डाई एटॉमिक गैस के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 टाइप की देखते हो, ठीक है। और 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके आधार के ऊपर इसकी वैल्यू भी जो है वो 3 तरीके की होती है। एक तो 3/2r, एक वैल्यू इसकी आती है 5/2r, एक वैल्यू जो आती है इसकी वो 7/2r की बात। और इस आधार के बाद जो ये सीवी का ग्राफ है वो किस तरीके से, इस तरीके से। इसके बराबर इन टेम्परेचर के ऊपर इसका ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। अब देखो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के अंदर जो देखोगे जो 80 से 200 केल्विन है उसके ऊपर इसका मान जो है वो किसके बराबर है, 5/2 से 3/2 के बीच में, 3/2 से 5/2 के बीच में। फिर आप देखोगे 200 से 800 के बीच में, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 5/2 r के बराबर हो रही है। फिर आप 800 से 750 मतलब 7500 के बीच में जा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इस तरीके से प्राप्त हो रही है, ठीक है। और उससे ऊपर आगे जाओगे तो वैल्यू उसके किसके आ जाएगी, 7/2 r के बराबर आएगी। तो देखो सबसे पहले ये सारे के सारे ये जो रिजल्ट था, ये रिजल्टेंट जो ग्राफ था, ये प्रैक्टिकली ये जो ग्राफ है ये स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में जो खींचा गया ग्राफ, ये क्या है, प्रैक्टिकली इसके रिजल्टेंट ग्राफ है। मतलब H2 गैस के लिए जो प्रैक्टिकल किया गया था, उस गैस के लिए जो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट मिले थे वो इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अगर टेम्परेचर को ले 0 से 80 डिग्री, तो 0 से जब 80 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के ऊपर उस गैस को H2 गैस को गर्म किया गया, तो उस कंडीशन में ये गैस जो थी उसके पास में इस टेम्परेचर के कारण ओनली फॉर ओनली कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। और उसमें भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली फॉर इस 0 से 80 केल्विन ताप पे इस गैस के जो मोलिक्यूल्स थे या फिर जो अणु थे या परमाणु थे, वो ओनली फॉर ओनली कैसे, सिर्फ स्थानांतरण गति को ही क्या करते हैं, गति को प्रदर्शित करते हैं। जब भी ओनली फॉर ओनली स्थानांतरण गति को प्रदर्शित करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का जब आप एनर्जी लिखोगे, ई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका तो क्या होगा, 3/2 AT के रूप में लिखा जाएगा। और पूरे मॉलिक्यूल का लिखोगे तो वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3/2 या पूरी गैस का सॉरी 3/2 N AT, या फिर E ऑफ जी जो टोटल गैस के लिए 3/2 RT, ठीक है। अब देखो ये आपको मालूम है तो स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या हो जाएगी, CV बराबर, क्योंकि देखो इस ग्राफ को ओनली फॉर ओनली हम क्वांटम मैकेनिकली ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं, वैसे देखोगे तो ये डेरिवेशन जो है इससे आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया चल जाएगा, पर ये ग्राफ इसी तरीके का क्यों प्राप्त होता है वो ओनली फॉर ओनली क्वांटम मैकेनिकली समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो इस रिजल्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राफ के अंदर ये वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, उसके बारे में पूरा आपको पता चल जाएगा। देखो 0 से 80 केल्विन में ओनली फॉर ओनली उसके पास में कौन सी गति होती है, स्थानांतरण गति होती है। और स्थानांतरण गति जो होती है उसके लिए हमेशा उस अणु के पास में क्या होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, पूरी गैस की 3/2 N AT के बराबर होगी। और वहां से आप जब वैल्यू निकालोगे उसकी स्पेसिफिक हीट की वो किसके बराबर आएगी, 3/2 R की। अब उसके बाद जो सेकंड रेंज है वो आपकी क्या है, 80 से 200 केल्विन। इस 80 से 200 केल्विन के अंदर आप देखोगे ना तो जो गैस का अणु होगा ना, उस अणु के पास में एक तो स्थानांतरण गति तो होगी ही, पर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना तो ये टेम्परेचर जो है इन अणुओं के पास किसी ताप की 80 से लेकर 200 के बीच में अगर आपने गैस को गर्म किया ना तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, गैस के सभी तो नहीं पर कुछ अणु जो है वो क्या करते हैं, दोलन गति भी
तो दोलन नहीं, घूर्णन गति भी क्या करते, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से सभी अणुओं को आप क्या नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखो कुछ ही अणु क्या कर रहे हैं, घूर्णन गति कर रहे हैं, सभी अणु घूर्णन गति नहीं कर रहे होते। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना कि 80 से 200 केल्विन के टेम्परेचर के बीच में हम उस मॉलिक्यूल को है रोटेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना नहीं दे सकते, 2 नहीं दे सकते। और आपको मालूम है जब रोटेशन कंडीशन में अगर कोई पार्टिकल रोटेशनली यहाँ पे जो घूर्णन गति कर रहा है तो आप उसकी अगर रोटेशन के रूप में एनर्जी लिखना चाहोगे तो आपको मालूम है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो 2 इंटू 2/2 kT क्या होगा, उसका मान kT के बराबर होगा। जब आपने देखा कि इसके सारे मॉलिक्यूल रोटेशन नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसकी ऊर्जा जो होगी वो कैसे लिखी जाएगी, ई ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ई रोटेशन। ठीक है, तो ये तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3/2 kT के बराबर, पर ये ई रोटेशन वैसे का वैसा रखो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो ये 3/2 kT प्लस ई रोटेशन के रूप में लिख दिया। उसके बाद में देखो अगर टोटल मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखना चाहोगे तो ई बराबर क्या आएगी, 3/2 n kT प्लस n ई रोटेशन। अब स्पेसिफिक हीट देखो Cv बराबर, तो वो क्या आएगी 3/2 R प्लस n ई रोटेशन डेल बाय डेल टी, इस रूप में इसको लिखोगे। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके R तक के बीच में। इसका कारण ये है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल को आपने क्या नहीं दी है, सारे मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी जो है मतलब रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सारे मॉलिक्यूल जब रोटेशन गति नहीं करे इसलिए इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 नहीं होगी। 2 तो सभी मॉलिक्यूल को दी नहीं जाएगी, इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 2 के 1 ही होगी, या फिर उससे 1 और 2 के बीच में आप कह सकते हो इसकी एनर्जी प्राप्त हो सकती है। मतलब आप यहाँ से अगर लिखोगे ना तो ये जो वैल्यू जो होगी ना सीवी की, अब ये 0 से R के बीच में है, अब 0 से R के बीच में है तो आप इसको 0 से R को इसके अंदर जोड़ोगे तो सीवी कहां से कहां तक क्या आएगा, 5/2 R और 3/2 R के बीच। मतलब आपके पास में टेम्परेचर जब 80 से 200 केल्विन है उस कंडीशन में क्या होगा, सारे कणों का रोटेशन नहीं होने के कारण जो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है वो 3/2 R से लेके 5/2 R के बीच में होती है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन, जब आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, टेम्परेचर और बढ़ा के कितना किया आपने, 200 से लेके आपने किसने के बीच में 800 केल्विन तक के बीच में आपने इसको गर्म किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब 200 से 800 तक आपने गर्म किया ना तो उस कंडीशन में इसके रोटेशन की जो डिग्री होगी वो भी 2 हो जाएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन की तो कितनी है, 3 है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में क्या हो जाएंगे, 5। और उस कंडीशन के अंदर आप अगर एनर्जी को ज्ञात करोगे तो जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी आपकी 5/2 n kT, और वैल्यू क्या आएगी 5/2 R, और Cv किसके बराबर हो जाएगा 5/2 R। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे प्रैक्टिकली रिजल्ट है, इसमें ज्यादा इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, इतना ध्यान रखना कि जो प्रैक्टिकली रिजल्ट है उसी आधार के ऊपर ये सारी चीजें बताई गई है। अब उसके बाद में बस इसको आपको समझना है कि कौन सी टेम्परेचर के ऊपर क्या है और कौन सी टेम्परेचर पे क्या है, ये समझ लिया तो काफी है। अब देखो सेकंड थर्ड की बात, फोर्थ रेंज कौन सी, 800 से 750 केल्विन, 800 से 7.5 केल्विन के बीच में जाओगे 7500 के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रोटेशन 800 से अधिक है तो रोटेशन तो सारा होगा ही होगा सभी अणुओं का, तो उसके कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे मॉलिक्यूल को 2 दी जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दी जाएगी। पर जो वाइब्रेशन होता है ना वो सारे अणुओं का नहीं होता, जब वाइब्रेशन सारे अणुओं का नहीं होता तो उस कंडीशन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल टू 2। जब ये नॉट इक्वल टू 2 है तो फिर से सेम इसकी वाली कंडीशन लगेगी, तो ई बराबर क्या लिखोगे 5/2 R T प्लस n ई वाइब्रेशन, और Cv बराबर क्या आएगा 5/2 R प्लस डेल बाय डेल टी n ऑफ ई वाइब्रेशन के रूप में इसको लिखोगे। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आपको मालूम है इसका मान ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां के बीच में हो सकता है, 0 से R के बीच में।
क्योंकि एन के टी के बराबर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम इसकी 2 होगी, तो 2 वाली कंडीशन में जो है आप क्या लिख सकते हो, एन के टी इसका मान आएगा तो इसका मान आर टी, और सीवी का मान क्या आ जाएगा, आर के बराबर। मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से कम है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 से आर के बीच में कहीं भी हो सकती है, और 0 से आर के बीच में जब इसकी वैल्यू कहीं पर भी होगी तो यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन में 800 से लेके 7,500 वाली कंडीशन में जो H2 गैस होती है उसकी आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो सीवी किस किस के बीच में होती है, 5/2 आर से लेके 7/2 आर के बीच में इसका मान होता है, ये आपको। अब लास्ट एक कंडीशन और, जब टेम्परेचर इस रेंज से भी फार हो जाता है, इससे भी अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं है। सबसे लास्ट कंडीशन, अबो 7500 केल्विन, तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना, जब अबो हो जाते हैं अपन 7500 केल्विन से, तो उस कंडीशन में वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों ही होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इसको भी दी जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इसको भी दी जाती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इसकी भी होती है। मतलब वो वाइब्रेशन की सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन की भी वाइब्रेशन भी करेंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल रोटेशन भी करेंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 7, और सीवी का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 7/2 आर। तो ये ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लेता है कि जो द्विपरमाणुक एटम है उसके लिए स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कीजिए, तो साथ में एक एग्जांपल के रूप में जो H2 गैस है उसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से परिवर्तित होती है, तो उसके लिए आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे साथ, ठीक है ना। अब देखो, अब इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक ओनली एक फॉर्मूला बचा है, वो आपको वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो ठीक है, वॉन्डरवॉल के द्वारा जो गैस समीकरण दी गई थी उसको हमें प्रूव करना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में